जिस आदमी ने शादी करने के बाद अपनी लुगाई छोड़ दी वो देश को क्या करेगा। डीजल सरकार पहली सरकार के सामने 52 और 54 था, आज 100 को पार कर गया। कांग्रेस सरकार ने और अन्य सरकार ने पहले बनाई, इसने बनाया कुछ नहीं, केवल ये बेचने पे लगी हुई है। इसको एयरपोर्ट बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए, ट्रांसपोर्ट बेच दिए, रोड बेच दिया, बिजली बेच दिया। क्यों क्या माफ पैसा हमारा है, क्यों माफ कराया उनका? उन्होंने क्या मतलब उनका माफ करने का? उनका मतलब क्या है माफ करने का? हमारे पूछा उन्होंने, पैसा हमारा पैसा, जनता का पैसा, पूंजीपति का क्यों माफ करा उन्होंने? जुल्मेबाजों की सरकार है, झूठ बोलती है। तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? ये ऐसा होने वाला मैडम, बंगाल के अंदर तो सरकार ने देख लिया, वहाँ तो खेला हो गया, अब तो खेला यहाँ देखेगा 500 टिकटों के अंदर। इस देश में एक तो पार्टी अपॉइंट की, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री है नहीं, यहाँ चौकीदार, प्रधानमंत्री का पत्ता खत्म है, इसको कुछ भी कहो इसके सब लगे हैं। जिस आदमी ने शादी करने के बाद अपनी लुगाई छोड़ दी वो देश को क्या करेगा। इस सरकार ने, कृषि मंत्री तोमर ने क्या कहा था, हमें किसानों को 140% सब्सिडी डाई अमोनिया खाद पर दी थी, उसके अंदर 100% का पर्दा फ्री हो जाता है, पर 40% कहाँ से देखो, 12 चौक 480 रुपये प्रति बैग और क्या हुआ किसान को, जब 140% सब्सिडी बैठे है। अब जो नया खाद आ रहा है डाई अमोनिया खाद, उसके ऊपर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रति बैग सब्सिडी 1150 रुपये 80 पैसे। यह रहता उसके अंदर 24 भी खाद कौन रखे थे, यदि वो बढ़ा खाते ना किसानों को 140% सब्सिडी देंगे, अगर इनको कैप्सूल देना है 1000 mg का, अकाउंट सरकार ने को दे दिया। फिर दूसरी तरफ इसको एयरपोर्ट बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए, ट्रांसपोर्ट बेच दिए, रोड बेच दिया, बिजली बेच दिया। इन छोटा क्या है, लॉकडाउन के अंदर जब जनता रोड में भटक रही थी, ये टीवी में देख रहा था, कोई बच्चा सूटकेस के ऊपर 2 साल का लोज किससे लिया दोपहर के अंदर, मम्मी उगाने 5 चली थी, ये देश कर रहा था, इसको क्या पता कैसे तकलीफ होती है जनता को। तो इसकी नजर वहाँ पड़ी, अब देश को डांटने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इसको कंपनी के नामों को बेच दे, उसको कंपनी का नाम बेचने के बाद अब देश भूखा नहीं मिला, तो क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर ने देश को डांट दिया। जीडीपी देश की थी 27% पे, वो एकदम डामाडोल हो गए, 3.5% पे जीडीपी देश की किस्म जाती, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाती थी। ये आन और बान और शान है देश की, ये डीएटी है जो देश का भूखा नहीं मरने देती। इसके ऊपर इनकी नजर आ गई, इसके काम पर कॉर्पोरेट कराने आगे। हम ये कह रहे हैं जिस दिन ये कॉर्पोरेट कराने के संपर्क में खेती आ जाएगी ना, आपको थैली में गेहूँ मिलेगा खाने के लिए, और की कीमत क्या होगी, हमारे से ले लेंगे ये 1000-1200 रुपये क्विंटल है, और जब पैक हो जाएगा वो 1 किलो कीमत 100 रुपये हो जाएगी। जिसके पास देखा प्याज की क्या कीमत है, जब हमारा प्याज फसल आती है जब तो ये करते हैं 10 रुपये किलो, और जब प्याज स्टोर हो जाता है जब 100 रुपये किलो। अब ये हिमाचल में देख लो, जम्मू में देख लो, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती हो रही है, सेब का व्यापारी है ना, अब वहाँ सेब 15-20 रुपये किलो खरीद रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट में गोदाम मंडी की जगह में 200-250 रुपये किलो मिलेगी, वो गरीब से बाहर हो जाएगी, आपसे बाहर हो जाएगी। हमारी लड़ाई ये है फसल और नस्ल, इसको बिकने से रोकना। अगर जब फसल बिकी तो नस्ल भी खत्म हो जाएगी। हमने कई सालों से हमारी मांग क्या थी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दिया, इसने उसके बहाने में ये 3 कानून सौंप दिए। इसके अंदर मंडी समाप्त हो जाएंगी, अनाज स्टोर हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगी। हम क्या मांगना है इसमें, सरकार को भीख नहीं मांगते, हम मांगते हैं ये कानून एमएसपी का रेट दे दे हमको, एमएसपी मांगते हैं, वो दे नहीं रही है। अब गेहूँ हमारा भी क्या हरियाणा का, हमें सरकार क्या कहती है, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। 1975 रुपये रेट था एमएसपी का, हमको पेमेंट कितनी मिली है, 1966 रुपये की। कहाँ मिली है एमएसपी हमें, जो पिछली सरकारें थी 1800 था, 1700 था, 1600 रेट था ने, हमको तो किसान पूरी 1600 रेट आरती देता था, हमारे कोई कटौती नहीं होती थी। ये हमारे सारी 10 रुपये काट रही है।
ये लोग कहते हैं बिचौला आदमी निकालेंगे। बिचौला मैडम है, बिचौला आदमी किसान और बाप बेटे का संबंध होता है, ये होता है। इसको जो पैसे की आपदा आएगी वो कहाँ जाएगा? आरती के पास जाएगा। आरती हमारे पास क्या लेता है? 1.5 रुपया सैकड़ा ब्याज देता है, क्यों? पूंजी दे रहा हूँ। फसल आती है जब हम उसको चुका देते हैं। अगर इसको बीच से निकाल दो या इसके बीच से निकालने वाला कौन पर खेती आ जाएगी? हमारी फसल का खरीदने के बाद आरती जिम्मेदार है, फिर कौन जा कॉर्पोरेट फसल बेच दी। हमारी 2-4 लाख की फसल बिक गई और लेके भाग गया। हम कहाँ जाएंगे? न कोर्ट में जा सकते हैं इस कानून में, उसमें SDM का जाएंगे। SDM का मजिस्ट्रेट है। आप किसान हैं? आप किसान हैं? किसान? हाँ, किसान हूँ मैं। आपकी समस्या कोई भी किसी भी तरह की होती है कृषि से अलग, तो आप DM के पास जाते हैं? जाते हैं हमें। तो सिंचाई की समस्या के लिए क्यों नहीं जाते? सिंचाई की समस्या के लिए भी जाते हैं। समस्या का निदान होता है कि नहीं? समस्या अगर हम अपनी पावर के हिसाब से ज्यादा आदमी लिख देते हैं उस पर तो महकमा सुन लिखता है, बाद में मैकेनिक देता है। जब मैन पावर ज्यादा होगी महकमा कम हो जाएगा, जब तो हाथ जोड़ देते हैं। अगर जब मैन पावर कम होगी तो घटा देते हैं। देखो अब ये आतंकवादी बोला इनको, किसानों को खालिस्तानी बोला, इनने तालिबानी बोला। एक मैडम ने क्या कहा? मवाली है, तो मवाली भी होंगे। इस देश का अंदाता मवाली है तो ये तालिबानी है। मैडम करनाल में हरियाणा में क्या किया है? किसान 15 किलोमीटर पीछे बैठे हैं, उसके ऊपर लाठियां बांधी जा रही है। ये तालिबानी सरकार ये है। ट्रैक्टर किसके पास है? वोट में ट्रैक्टर किसका गया था? किसान का गया था। आतंकवादी के पास क्या है? मोटार है या गोली है, पिस्टल है? किसान के पास तो नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर लेकर वहाँ पहुँच गया। एक तो सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे, हमारी ये मांग है। जो मस्त है एक इंसान को, बच्चे को बंदर से इंसान बनाता है, बच्चा हो तो बच्चे से बंदर से इंसान बनाता है, उसकी तो पेंशन उड़ा दी। और इनकी पेंशन आज ये इलेक्शन लड़ते हैं, 5 साल रहे, अगले बार लड़ेंगे, पेंशन लेंगे प्लस पे लेंगे, फिर लड़ेंगे 2 पेंशन पे लेंगे। इनकी पे क्यों नहीं उठाते? 2014 में चौकीदार ने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर? मैं टीवी देख रहा था खेत से आने के बाद, जब इन्हें टीआईडी बतावे देने सत्ता पक्ष विपक्ष साथ में बैठा था। किसी माई के लाल ने मैं थपथपाई सब ने, कोई माई लाल खड़ा उन्होंने बोला क्यों देश के ऊपर बोझ डाल रहे हो? हमको क्या नहीं मिलता? मकान हमको फ्री मिलता है, गाड़ी फ्री मिलती है, फोन फ्री मिलता है, बच्चे हमारी फ्री पड़ते हैं। और तो और जो इनकी मैडम है ने पार्लियामेंट में, जो विधानसभा में इनकी मैडम की डेंटिंग पेंटिंग जो वर्क सब होती है लेडीज की, वो भी देश का गरीब किसान और मजदूर के पैसे से होती है। ऐसे बस आदमी वहाँ बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था, उसके शब्द याद हैं। अब देश की राजनीति दूसरी गली में चल दिया, देश की राजनीति दूसरे रास्ते चल पड़ी। क्यों? वो पैसे लूटो और विदेश में पैसे डाल दो, लूटो विदेश में पैसे डाल दो। नोटबंदी करी, निकला पैसा काला धन निकला। मैडम 1 पैसा निकला काला धन तो इसी में। ये बताइए जैव ऊर्जा आप जानते हैं? जैव ऊर्जा, हाँ जी, जैव ऊर्जा जानते हैं? हाँ जैविक ऊर्जा, हाँ जानते हैं। क्या है? जब हमारी धरती मजबूत होगी तो क्या करेगा? कृत्रिम खाद तो है, फुटाव ज्यादा तो अच्छा देता है। सरकार पूंजीपतियों को सहयोग करती है कि वो जैविक ऊर्जा का उत्पादन करें, जिसके लिए उनको सहयोग राशि भी देती है। बहुत बार जो पूंजीपति जिन्होंने चीनी का जो बकाया था किसानों का वो वापस नहीं दिया, तो एक बार 8,000 करोड़ या 8500 करोड़, सॉरी माफी चाहती हूँ, 8500 करोड़, 4400 करोड़, 4500 करोड़ 3 बार में दिया कि किसानों का पैसा मिल मालिक लौटा दे। वो सहयोग राशि मिलने के बाद भी मिल मालिकों ने पैसा नहीं लौटाया। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपके साथ है, आपके विरुद्ध है, या पूंजीपति आपको ठग रहे हैं, या सरकार ठग रही है? इसके अंदर सरकार है तो पूंजीपति है। ये पार्लियामेंट बना रहा है, हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट बना रहा हुआ। पुरानी पार्लियामेंट का मैडम क्या हो रहा है? ये बनाएगा नाम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट बनाई थी, नाम मैडम चलता औलाद से। जब औलाद होगी तो नाम अपने आप चलेगा, जोरा में पत्थर से नाम नहीं चलता। यहाँ यूपी के अंदर मोदी ने क्या कहा था? मैं किसान की 14 दिन के अंदर किसानों की पेमेंट करवा करने की, आज 15 दिन नहीं मिली तो ब्याज से मैं पैसे दूंगा। कहाँ गए वो जुमले?
2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहाँ गए जुमले? जीडीपी क्या है देश की? गैस कहाँ है? डीजल कहाँ है? पेट्रोल कहाँ है? उन्हें सौदा में क्या कहा था? बहुत सही महंगाई मार, मोदी सरकार 36 रुपए लीटर डीजल। सरकार का कहना है कि उसने 25% तक बढ़ोतरी की है बिक्री में। नहीं जी, कोई बढ़ोतरी नहीं कर रखी। बढ़ोतरी क्या कर रखी है? महंगाई आएगी। बढ़ोतरी हमारे 25 करिए ने तो 75% महंगाई हमारे पास ऊपर, 50% हमारे से पैसा ले गए। अब इसका क्या काम कर रखा है? नानी मानी जो सरकार में है कंपनी, मैं पैसे नहीं दूंगा। ये डीजल गैस पेट्रोल क्यों बढ़ा रहा है? इलेक्शन 5 स्टेटों में मैडम वहाँ पैसा बगाना, इसको गरीबों में पैसा बगाना है और वोट खींचना है, इनको खरीदना है। तुम्हारी बेइज्जती होगी, जनता सब खिलाफ है इससे। रोजगार के लिए युवा भड़क रहा है, किसान भाव के लिए भड़क रहा है, जवान आलसी में मर रहा है। फिलहाल साफ तौर पर जनता के दिलों में गुस्सा है सरकार के लिए और वो चाहती है कि उनके अपने भाई किसान जो उनके उन्हीं के कार्य क्षेत्र में इनके सहयोगी हैं और बाजार को उतार चढ़ाव के लिए ये सभी लोग उत्तरदायी हैं। ये सभी लोग उत्तरदायी हैं समान रूप से, जितना कि सरकार के ऊपर ये दायित्व है कि इन सभी के लिए एक समान रूप से व्यवस्था प्रदान करे कि ये लोग अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त कर सके, जो बकाया है वो इन्हें मिल सके। यहाँ आज मुजफ्फरनगर के जेईसी ग्राउंड में जब ये महापंचायत चल रही है तो यहाँ पर ताऊ चाचा सब मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इनकी अपनी जो व्यवस्था ढांचागत जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर होंगी। क्या कहेंगे ताऊ आप? राम राम। मैं ये कहना चाहूँ, एक तो कैमरे में देखो, हमारी महापंचायत है इसकी शुरुआत एक तो इन्होंने जालिमों ने आज नेट बंद कर दिया, थोड़ा सा पीछे, नेट बंद कर दिया। ये नु कहते मंदी लावेंगे, ठीक, और तेजी ला दी। डीजल सरकार पहली सरकार के सामने 52 और 54 था, आज 100 को पार कर गया। रही खाद की बात, 3 गुना बढ़ा दिया। जो कट्टा मतलब 400 रुपये का था आज 1400 रुपये का है डाई का। यूरिया कट्टा 900 रुपये का है, उसने 5 किलो वजन घटा दिया। सही, सिलेंडर 4 से कुछ का था, आज 1000 को पार कर रहा। दाल 50-55 थी, आज 100 को पार कर रही। मतलब कोई सी भी चीज ले लो, तो गैस के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब दाम बढ़ा दिए। रही गन्ने की बात, ये 6-7 साल से बैठे देश में, 1 पैसा तक नहीं बढ़ाया। अब आन के 300 रुपये चीनी पे बढ़ा दिए। और क्या कह रहे कि बाहर चीनी का कोई गाहक नहीं रहा, सब समुंदर पर लगी हुई है, सब पे तिरपाल गिर दी गई, कोई नहीं लेता। ई बहन के खुला 6 लाख टन चीनी विदेश को जागी, पता नहीं जागी अगर नहीं जागी। झूठे तो तुम्हें भी पता, इन्हें पता, बहुत बड़े झूठे हैं। झूठ बोल के तो बहन या सरकार यहाँ बैठी रही। महाराज जी की बात इसकी, तो आपको रोकते हुए कहूंगी कि गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, मक्का, इससे सरकार ऊर्जा बनाती है, तेल बनाती है, जिसे प्लांट चलाने में प्रयोग करती है तो बिजली बनती है। आपको क्या लग रहा है देश के भविष्य के लिए सही है? बिजली के तो दाम दूने कर दिए इन्होंने, घटाने की बजाय दूने कर दिए। ये कहते सब मामला मंदा लाओगे, इन्हें तेजी कर दी, डबल कर दिया सब मामला। और झूठ बोल के इस देश में आन बैठे। साफ तौर पर आप सभी को मैं ये बता दूं कि देश में 735 चीनी की मिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि चीनी के उत्पादन के लिए गन्ने के लिए पहचाना जाता है, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अलावा और भी बहुत से ऐसे राज्य हैं
जहां पर गन्ना बड़ी संख्या में होता है। उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी अन्य ऐसे राज्यों जहां पर गन्ना का उत्पादन होता है, उसको चीनी में डालने की प्रक्रिया के लिए मिलों की जरूरत होती है। और देश में सरकारी गैर सरकारी 735 मिलें हैं। इन मिलों की जिम्मेदारी है कि देश की जनता के लिए चीनी का निर्माण करें। लेकिन कुछ समय पहले ये विदर्भ है, दुख की बात है कि इन मिल मालिकों ने किसानों के साथ चलते विवाद के चलते सरकार के साथ में अपना एक गठबंधन तैयार किया और सरकार के सहयोग से, जिसमें बड़ी संख्या में सरकार ने इनको पैसा भी दिया और इनके लिए रिफाइनरीज खड़ी करी, जिसके माध्यम से इन्होंने जैविक ईंधन बनाना आरंभ किया, जिसे एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल जिसको पेट्रोल में मिलाने की बात आरंभिक तौर पर 4% तक की गई थी, लेकिन सरकार ने वहां भी चालाकी दिखाते हुए 4 से 10% उसे कर दिया गया है। फिलहाल भविष्य में इस तरह से जैविक संसाधनों का जैविक उत्पादन के नाम पर जिस तरह से सरकार आधारभूत कृषि के ढांचों को और उत्पादन को जिस तरह से लेकर के जा रही है, भविष्य में इसकी क्या स्थिति होगी ये समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे किसान हैं जिनके साथ हम बात करें। यहाँ मेरे दाईं तरफ जो एक वर्ग बैठा है वो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखता है। वहाँ यहाँ से मैं आमंत्रित कर रही हूँ कुछ लोगों को। आप सब लोग मेरे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाले एक बहुत खास मेहमान यहाँ जुड़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं भरत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान सभा। क्या लग रहा है आपको आज का ये आयोजन, ये कार्यक्रम देश में कोई क्रांति लेकर के आएगा? ये क्रांति की मशाल इसी तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य जलती रहेगी? असल में ये आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जो है विस्तार किया जा रहा है उसका, और मुख्य कारण ये है कि जो मोदी सरकार है, हमने ये 9 महीने के दौर में जो दिल्ली के बॉर्डरों पर जो आंदोलन चल रहा है, ये देखने में आया है कि हिंदुस्तान की सरकार इसका पूरी तरह से जो है देसी विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, और इसे चिंता नहीं है किसानों की रत्ती भर। तो ये तय किया संयुक्त मोर्चे ने कि इस आंदोलन को, क्योंकि ये एक ही भाषा मान सकती है कि हम कार्यक्रम के आधार पर एक मोर्चा तैयार करें, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में इस सरकार को जो है धराशायी करें। यही इसको थोड़ा बहुत रुकावट पैदा कर सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से सहयोग प्रदान कर रही है इस आंदोलन में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से सहयोग कर रही है आपके आंदोलन में? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो किसान सभा में काम करते हैं, वो सारे लोग जो है उससे क्या कहते हैं, इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि आज जीवन मरण का प्रश्न आ गया है। ये तीनों कानून ऐसे कानून हैं जो जुड़वा हैं, और तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ल है कि हिंदुस्तान की आवाम को, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, उसकी लूट को जो है बिल्कुल जो है पूंजीपतियों से जो है लूट कराने में सहायक होते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आज की रैली संदेश दे रही है। इस लड़ाई में अकेले खाली किसानी नहीं है, इसमें महिला समिति की भी महिलाएं हैं, इसमें जो है खेत मजदूर के लोग भी आए हैं, इसमें नौजवान सभा के लोग भी आए हैं। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी पर हमला है, आज हमसे सब छीनना है, हमारी पढ़ाई जा रही है, हमारा जो है इलाज जा रहा है, हमारा जो है आने जाने के जो साधन थे सुगम, वो जो है आज प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बहुत महंगे जा रहे हैं। तो इन सबसे पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही है। आपका क्या सजेशन है, किस तरह से ये सारी स्थिति के पर नियंत्रण हो सकता है? नियंत्रण किस तरह पाया जा सकता है इस स्थिति पर? ये रैली समझ नहीं पाया। इस परिस्थिति से कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? इस परिस्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अब तो हम लोगों का सिर्फ यही है कि हम देहात के अंदर किसानों के संगठन को, मजदूरों के संगठन को हम एक कार्यक्रम के आधार पर जो है संगठित करके, एकता बना करके, अब हम जो है सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो सारी नीतियों को या तो बदल ले, या वो शासन प्रशासन नहीं चला पाए। इस तरह से हमारी स्थिति बनेंगे। साफ तौर पर यहाँ विवाद दिखाई दे रहे हैं सरकार, पूंजीपति और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के बीच। किसान और मजदूरों की आज आवाज दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली से वापस ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शक्ति को एकजुट करने के लिए ये आज यहाँ एकत्रित हुए। महापंचायत में यहाँ पर एक कर सभी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो विभिन्न अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक ग्रुप हैं उनसे यहाँ आए हुए हैं, उनके अपने क्या विचार हैं और इस परिस्थिति को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है जब सरकार
अपने पूरे निवेश के साथ उसका मूल सरकार का निवेश और उस निवेश के ऊपर उसका लाभ और लाभ के ऊपर उसका मूलधन ब्याज वो सभी वो वसूल रही है। लेकिन ये किसान आज भी सरकार का, पूंजीपतियों का और न्यायालयों का मुंह देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि इनको उनका अधिकार मिले। इनके ऊपर ये दोहरी मार काले कानून जिसको रद्द कराने की लड़ाई तकरीबन 1 वर्ष से लड़ते आ रहे हैं। आज यहाँ पर इस महापंचायत से इस आंदोलन को कौन सी दिशा मिलेगी ये देखेंगे हम सभी लोग। मैं जबर सिंह यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संभल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। देखिए, हम लोगों को ये परेशानी हो रही है कि इस समय इतनी गर्मी में इतनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। ये क्यों आएगी? किसान क्यों परेशान होगा? क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार तो केवल बेचने पर लगी हुई है सरकारी संपत्ति। इसे कांग्रेस सरकार ने और अन्य सरकार ने पहले बनाई, इसने बनाया कुछ नहीं, केवल ये बेचने पे लगी हुई है और ये केवल किसानों को गुमराह करती है। छोटे किसानों को हम लाभ करेंगे। अरे तुम लाभ कहाँ से करोगे? इन्होंने कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी होगी। दोगुनी किस तरह होगी आप ये बताइए? एमएसपी पर हमारा माल नहीं खरीदा जा रहा है। हमारे धान का रेट था 1868 रुपया, हमारा धान बिका 1500 रुपया, 1200 रुपया, 1400 रुपया। हमारे गेहूं का रेट है 1925 रुपया, आज हमारा गेहूं बिक रहा है 1500 रुपया। तो सरकार जो कहती है कि किसानों की आय दोगुनी, इसी तरह सरकार किसानों की आय दोगुनी करेगी। हम लोगों का हड़प करके ये कहती है हम 2000 रुपये दे रहे हैं। अरे तुम 2000 रुपये हमारे ही रख करके दे रहे हो। किस तरह से? अगर किसी किसान का 20 कुंटल धान होता है तो उसने अगर 1200 रुपये बेचा तो लगभग उसका 700 रुपये कुंटल चला गया, तो 7 दूनी 14,000 रुपये का उसका नुकसान हो गया। अब उसके लिए उन्होंने दिया 6 महीने में कितना दिया? 4000 रुपये, 12,000 रुपये मान लीजिए, 6,000 रुपये मान लीजिए, फिर भी तो उसने हमारा ही रख लिया, हमारा ही पैसा हमको दे करके, और हमको कहते हैं कि 2000 रुपये दे रहे हैं। अरे ये लालच क्यों दे रहे हो? हमको हमारे रेट का वाजिब मूल्य मिल जाए, हमें चाहिए ही नहीं। गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, 30,000 करोड़ रुपया किसानों का अभी बकाया है। अब आप ये बताइए कि सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों को विदेशों को लीज पर दे रही है, रेंट पर दे रही है, बेच रही है और नई नई पद्धतियां यहाँ लेकर के आ रही है, जिसके माध्यम से जो क्षेत्र चीनी का, गन्ने का उत्पादन करते थे, जो मिल मालिक चीनी का उत्पादन करते थे, वो आज उन्हीं फसलों से जो कृषि के अवशेष हैं उससे ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तो चीनी की तरफ न जाकर के ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऊर्जा का हम क्या करेंगे जब हमारे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो दैनिक जीवन में हमारे चीनी की जो आवश्यकता है, गन्ने की मिठास की जो आवश्यकता है वो ही नहीं होगी, चावल हमारा अपना नहीं होगा, आलू नहीं होगा, मक्का नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? ये सरकार केवल उद्योगपतियों की है, ये उन लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है, किसानों को नुकसान कर रही है। किसानों को कोई फायदा नहीं कर रही। देखिए अडानी और अंबानी को, अब आप ले लीजिए, अडानी ने हिमाचल में सेब का व्यापार जब होकर किया था तो 28 रुपए के रेट तय किए थे, आज वही सेब 15 रुपए किलो ले रहे हैं उससे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्म का जो मतलब नतीजा है वो सामने आ निकला है 3 कृषि कानूनों का। तो हम लोगों का तो यही इसीलिए आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानून वापस हो, एमएसपी वाजिब मिले हम लोगों को गन्ने का भुगतान टाइम पर मिले, गन्ने का रेट बढ़े। तो हम लोगों को तो, किसान को तो सरकार देख ही नहीं है, किसान त्रस्त है, व्यापारी मस्त है। इसमें हमारा ये कहना है कि अगर आप हमारे फसल के लिए अगर 1925 रुपये में खरीदते हैं तो व्यापारी क्यों ना खरीदे? उसमें आपका क्या जाता है? उसमें आपका क्या जा रहा है? हमारा कोई भी चीज़ ले लीजिए, अब गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गन्ने की होती है कि मिल जो होता है किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप अपना गन्ना हमको देंगे। अब वो अपना गन्ना दूसरी फैक्ट्री में नहीं ले जा सकता। ये बताइए कि 17,000 करोड़ रुपया सरकार ने किसानों का पैसा लौटाने के लिए पूंजीपतियों को, मिल मालिकों को दिया, तो फिर इसके बाद सरकार के सहयोग के बाद भी किसान को वो पैसा क्यों नहीं मिला? सरकारों कहाँ से मिलेगा? 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने अंबानी का माफ कर दिया, 11,000 करोड़ रुपया बाबा रामदेव का माफ कर दिया, पूरा 10 लाख करोड़ पूरे 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का पैसा माफ हो रहा है। 45 उद्योगपतियों का इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। और किसान कितना है पूरे देश में? कितना है?
जैसे होगा 6 लाख करोड़ 12 लाख के आसपास था। अब 10 लाख करोड़ रुपए 45 आदमियों को माफ करो, 80 करोड़ जनता को फांसी दोगे आप? ये कहाँ का नियम है? ये क्या तरीका है? क्यों किया माफ? पैसा हमारा है, क्यों माफ करा उनका? उन्होंने क्या मतलब उनका माफ करने का? उनका मतलब क्या है माफ करने का? हमारे पूछा उन्होंने, पैसा हमारा पैसा, जनता का पैसा, पूंजीपति का क्यों माफ करा उन्होंने? क्या मतलब उनका माफ करो? पहले माफ भरा होगा, बाद में माफ होगा इन पूंजीपतियों का। ये बताइए, हमारा है। ये बताइए कि जो जैविक संसाधन है, जिस जैविक ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या ये सही है? सही क्या है ये मैम? देखो मेरी बात सुनो, जैविक ऊर्जा खेती की बात कर रहे हो या बिजली की बात कर रहे हो? पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है वो बनता है चावल से, मक्का से, आलू से, गन्ना से, जिसको लगाने के लिए सरकार ने सहयोग राशि भी दी है और जो उसका निर्यात शुल्क है वो भी माफ किया है। तो आप ये बताइए, जब सरकार बड़े पैमाने पर रिफाइनरीज खड़ी कर रही है, मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक सरकार ने 12 से ज्यादा बड़ी रिफाइनरीज देश में खड़ी कर दी हैं, जिनके पे उत्पादन शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे देश का भविष्य, किसान मजदूर का भविष्य क्या होगा? ठीक है, मैं भी मानता हूँ ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा लोगों को मिलनी चाहिए, घर में बिजली होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर ऊर्जा में चावल का, दाल का, गन्ने का एथेनॉल में इस्तेमाल हो रहा है तो किसान को भी तो मिलना चाहिए उसका। गन्ना कौन उगाता है? किसान। एथेनॉल कहाँ से बनता है? गन्ने से। सीरा कहाँ से बनता है? गन्ने से। शराब कहाँ से बनती है? गन्ने से। एक भी शराब पे है वसाई धरना लिया किसी ने आज तक? वो नफे में, हम नुकसान में, 18,000 रुपए 1 बीघे का गन्ने की फसल पे हमारा खर्चा है और 22,000 रुपए 1 बीघे हमारी फसल बिकती है। हम 5,000 रुपए में क्या करेंगे? हमारे बच्चे, हम डीपीएस में नहीं पढ़ाऊंगे अपने बच्चों को। क्यों ये पढ़ाऊंगा डीपीएस में? हम तो ना पढ़ते सरकारी में, हम तो डीपीएस में पढ़ाऊंगे। हमें रखना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हम अपने बच्चों को डीपीएस में पढ़ाओगे, हम दिल्ली पब्लिक में पढ़ाओगे, हम दिल्ली में पढ़ाओगे, हमारे ये भी यूनिवर्सिटी है। ये नेता के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते प्राइमरी स्कूल में? क्यों नहीं पढ़ते? कहाँ जाते? देहरादून, केरल, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, क्यों? हम क्यों पढ़े यहाँ? अब हम क्यों पढ़े? कर्नाटक में हाल ही में जिस तरह से आयुष सेना ने ये फैसला दिया कि सरकार की तरफ से मिले निर्देशों के अनुसार किसानों के ऊपर अटैक किया जाएगा और किसानों के साथ बर्बरता हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा एक IAS हो, IPS हो, देखो वह एक अच्छी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एग्जाम देते हैं, उसके बाद UPSC जो भी इसकी प्रक्रिया है उसमें प्रक्रिया पूरी करने के बाद में एक अधिकारी बनता है। एक अधिकारी को जो एक जनमानस के लिए है, उसको ये अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया। आप लट मार कर सर तोड़ दो, लट मार कर सर फोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो कानून हाथ में, कानून में तो है, लेकिन उन्होंने कानून को जबरन हमारे ऊपर थोप दिया, हमारा सर तोड़ दिया और हमने कानून हाथ में नहीं लिया। साफ तौर पर कानून रद्द कराए जाने की ये लड़ाई आज भी यहाँ इस मंच से साफ तौर पर उठाई जा रही है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, राज्य भर भी ये प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी आपने स्थिति देखी कि लगातार किसान वहाँ बैठा हुआ है, मांग कर रहा है कि कानून रद्द किए जाने चाहिए। पार्लियामेंट सेशन के दौरान पैरेलल संसद के सदन चले हैं जिसमें साफ तौर पर कृषि मंत्री से, राज्य मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ भी ये मांग जारी रही है कि कानून रद्द किए जाने चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए। मजदूर किसान के भविष्य का सवाल है, उसके बच्चों के शिक्षा दीक्षा, उसके पोषण का सवाल है, इनके बाजारी ने मूल रूप से स्वतंत्र मिलने चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो इनके अपने मौलिक अधिकार है या इनके स्वतंत्रता है, इनको व्यापार करने की तो इनसे क्यों छीनी जा रही है? जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में इनको साफ तौर पर अधिकार दिए गए हैं कि ये अपना बचाव कर सके, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार ये अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, तो फिर क्यों इनके ऊपर इतनी बर्बरता होती है? क्यों आयुष सेना इनके ऊपर बर्बरता दिखाते हुए प्रशासन को अटैक करने के निर्देश देते हैं? फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके विचार हम यहाँ जान रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिसका अपना इतिहास है, आप लोग किसान हैं? हम किसान हैं जी।
मुजफ्फरनगर जिसका अपना इतिहास है, क्रांति के लिए पहचाना जाता है, आज देश में एक बार फिर से इस आंदोलन में ऊर्जा डाली जा रही है इस मंच से, क्या कहेंगे आप? हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर तहसील अनूपशहर से है, अजय कुमार नाम है हमारा। साफ तौर पर मंच से जिस तरह के निर्देश मिल रहे हैं या सभी लोग अभिवादन कर रहे हैं और अपना सहयोग प्रदान करने के लिए अपने गमछों को हवा में उछाल रहे हैं। देख सकते हैं पीछे मेरे चारों तरफ यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ जो बहुत खास मेहमान है मुजफ्फरनगर के जिला आपका तहसील अनूपशहर से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यहाँ आए हुए हैं मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत में। इनके अपने क्या विचार है जब कानून रद्द करें यानी कि लड़ाई आज चरम पर है, क्या कहेंगे आप? हमारी ये समस्या है, ये जुल्मेबाजों की सरकार है, झूठ बोलती है। जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। और इन्होंने कहा था हम साफ तौर पर बुलंदशहर से आए हुए मेहमान, इनका ये कहना है कि धर्म के आधार पर जिस तरह से सरकार आपस में भिड़ाती है, देश के नागरिकों को, जनता को तो एकजुटता से यहाँ रहना चाहिए, लेकिन इसके बाद इनके अपने जिले की क्या समस्या है उस पर बात करेंगे। जी बताइए आपकी समस्या, आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या, हमारे गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ा, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ और ये आए दिन झूठ बोलते हैं। हमारे छोटे भाइयों को नौकरी नहीं मिल रही है, सबको बेरोजगार कर दिया है। ये सभा करते हैं तो कोरोना खत्म हो जाता है, ये सभा बंद कर देते तो कोरोना हो जाता नहीं, कोरोना इनकी शादी पे चलता है। आपका नाम? मैं राम प्रकाश धाकरे, जिला आगरा से, उत्तर प्रदेश। आगरा प्रांत की क्या समस्याएं हैं? आगरा प्रांत की जो किसान लागत लगाता है, जैसे हमारे यहाँ आलू की खेती, अरबी की खेती होती है, आलू को पूरे देश में हमारे यहाँ से सप्लाई होती है, लेकिन आलू की लागत 500 रुपये प्रति पैकेट की पड़ती है, लेकिन आज आलू 400 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। तो किसान बिल्कुल घाटे में जा रहा है, दलदल में फंस रहा है। यही हाल अरबी का है, अरबी की लागत नहीं निकल रही है। कोई भी फसल कर लो लेकिन खेती में लागत नहीं निकल पाती है, किसान दलदल में फंसता जा रहा है। जो सरकार ने वायदे किए थे वो सब झूठे होते चले जा रहे हैं। जो एमएसपी की बात कही तो वह एमएसपी पे न तो फसल को खरीदा जाता है, जो वायदा करते हैं कि 2100 रुपये गेहूँ खरीदेंगे लेकिन 1600 रुपये गेहूँ खरीदा जाता है। और जो बाजरा की रेट कहते थे 2100 रुपये, 1000 रुपये में बाजरा खरीदा जाता है। तो ये झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। पहले भी कहते थे किसान नेता कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसको वोट मत करिए, लेकिन किसान धोखे में आया है। अब की बार ऐसा नहीं होने देगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। यहाँ बहुत सारे किसानों से हमने बातचीत की। मुजफ्फरनगर महापंचायत